हाय वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं बात कर रही हूँ स्पेस एडवेंचर मूवी सोलारिस जो 2002 में रिलीज हुई थी। साईफाई ड्रामा फिल्म मूवी है जिसका क्लाइमैक्स और डायरेक्शन स्टीवन सोडरबर्ग ने किया हुआ है। 1961 में रिलीज हुई सेम नाम के नॉवेल पे इसकी पूरी कहानी आधारित है। सो जब कहानी शुरू होती है तब हम डॉक्टर क्रिस केल्विन को देखते हैं। इनके फैमिली में कोई भी नहीं था, इनकी पत्नी गुजर गई थी और एक दिन डीबीए नाम की स्पेस एजेंसी उनको सोलारिस प्लैनेट पे उनके स्पेस स्टेशन में जाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि डीबीए ने कुछ सालों पहले अपने एक मिशन के तहत कुछ लोगों को सोलारिस प्लैनेट एक्सप्लोर करने के लिए एक टीम भेजी थी और सोलारिस के आसपास उनका एक स्पेस स्टेशन था जिसमें ये टीम काम कर रही थी। उनके कमांडिंग ऑफिसर थे डॉक्टर गिबारियन, जो कि केल्विन को पर्सनली जानते थे और उनका एक दिन अचानक से वीडियो मैसेज आता है फॉर केल्विन कि यहाँ पे स्टेशन पे काफी अजीब चीजें हो रही है जिनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो देखने के लिए और इस मिशन के जो भी बचे कुछ लोग हैं उनको वापस लेके जाने के लिए प्लीज तुम यहाँ पे आओ। और इस मैसेज के बाद से मानो एस्ट्रोनॉट से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए केल्विन की मदद मांगते हैं ये लोग। केल्विन अकेला था तो वो भी रेडी होता है। कुछ वक्त के बाद दोस्तों हम देखते हैं वो सोलारिस स्पेस स्टेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ की हालत देख के काफी शॉक होता है। एक तो वहाँ पहुँचने के बाद उसे लैब में दिखता है कि उनके जो दोस्त हैं गिबारियन, उन्होंने और बाकी 2 टीम मेंबर ने ऑलरेडी सुसाइड किया था और मोस्ट ऑफ क्रू मेंबर गायब थे। उन्हें बस 2 सर्वाइविंग क्रू मेंबर दिखते हैं, स्नो और डॉक्टर गोर्डन नाम के, जो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है इसके बारे में कुछ भी बता नहीं पाते। और केल्विन काफी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये लोग सही से बता नहीं रहे, फॉर्मल इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। और तभी अचानक से उसे स्टेशन पे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। फिर वो स्नो से पूछने जाता है कि भाई ये बच्चा कौन है, तो वो बताता है कि ये बच्चा दरअसल डॉक्टर गिबारियन का बेटा है। अब ये सुन के केल्विन शॉक होता है क्योंकि उनका बेटा तो अर्थ पे था। तो स्नो से कहता है कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। केल्विन अपने छोटे से केबिन में रेस्ट करने के लिए जाता है। जब वो सो जाता है ना तब उसे अपने पुराने दिनों का सपना आता है जब वो एक पार्टी में डॉक्टर गिबारियन से मिलता है। यहाँ पे गिबारियन उनको अपने फ्यूचर मिशन के बारे में, यानी सोलारिस पे ये लोग जाने वाले हैं, उसके बारे में बता रहा था। लेकिन केल्विन का ध्यान एक लड़की पे था। वो लड़की थी रिया, जो कि आगे जाके उसके साथ उसकी शादी होती है। दोस्तों सपने में उस पार्टी के बाद इन दोनों का एक इंटीमेट मोमेंट दिखाया है जहाँ पे दोनों भी काफी रोमांटिक सीन में होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसे असली लाइफ में कुछ महसूस होने लगता है, इसीलिए वो उठता है। तो यहाँ पे हैरानी की बात ये होती है कि उसकी पत्नी अचानक से उसके सामने बैठी होती है। लेकिन रिया केल्विन को देख के काफी खुश थी। तो दूसरी जगह पे केल्विन काफी शॉक था और उससे अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है जिनके सारे जवाब वो शांत और हंसते हुए देती है। लेकिन यहाँ पे केल्विन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस स्टेशन पे, इसीलिए बिना किसी को जगाए या किसी को कुछ बोले वो रिया को एस्केप पोर्टल में डालता है और आउटर स्पेस में रिलीज कर देता है। और तभी वहाँ पे स्नो उन्हें बताता है ऐसे ही लोगों के विजिटर अपने आप शिप में आते थे। यानी लेट्स से मैं गई हूँ और मैं अपने मम्मी पापा को मिस कर रही हूँ तो मेरे मम्मी पापा अचानक से वहाँ पे अपीयर हो जाते थे। वो वहाँ पे कैसे आए, क्यों है, वो इंसान भी है या नहीं, ये कुछ भी पता नहीं था, एक मिस्ट्री थी। अगले रात जब ये सोया हुआ था तब वापस उसे अपनी पत्नी दिखाई देती है सपने में और वो अपने बीते हुए यादों को रिविजिट करता है। आँख खुलने पर यहाँ वापस उसकी पत्नी आई थी। लेकिन दोस्तों इस बार वो अपने पत्नी को दूर नहीं भेजता, इनफैक्ट वो उसके साथ रहने लगता है, उसे प्यार करता है। लेकिन रिया का जो ये सेकेंड वर्जन था उसकी मेमोरी कुछ क्लियर नहीं थी। यानी रिया का जो पहला वर्जन था उसे पता था कि वो कौन है, उसके पेरेंट्स कौन है, उसकी शादी केल्विन से हुई है। लेकिन रिया 2 को केल्विन के अलावा कुछ भी चीजें याद नहीं थी। अब इस बात से वो बेचैन रहने लगती है। और इसी तरह दोस्तों हम वापस पास्ट में चले जाते हैं और केल्विन और रिया के रिलेशन के बारे में हमें और पता चलता है। दोनों की शादी के बाद रिया को उसी दुनिया से हेटरेट होने लगता है। इसी दरम्यान उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब तो वो और भी डिप्रेस होती है क्योंकि शायद उसका कुछ गोल था। केल्विन से कंसल्ट किए बिना ही वो एक गलत स्टेप उठाती है। जब इसके बारे में केल्विन को पता चल जाता है तब वो काफी गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर कि तुम ऐसा कैसा सोच सकती हो कि मुझे बेबी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे चाहिए था। और दोनों के बीच में बहुत ही लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और केल्विन उसे छोड़ के चला जाता है, जिससे रिया और भी शॉक हो जाती है, डिप्रेस होने लगती है और उसी वक्त वो कुछ गोलियां खा के वहीं पे सुसाइड कर लेती है। अपना गुस्सा ठंडा होने के बाद जब केल्विन अपने घर आता है तब अपने पत्नी को इस हालत में देख के वो बहुत ही दुखी हो जाता है, टूट जाता है और खुद को दोषी ठहराता है। यही उसकी याद थी जो इस बार उसने सपने में देखी थी। इसीलिए जब सेकेंड टाइम रिया वापस आती है तब वो उससे अलग नहीं हो पाता, उसे अपनी गलती सुधारनी थी। लेकिन सेकेंड रिया पहली वाली रिया से काफी अलग होती है। ये काफी टेंशन ले रही थी, डिप्रेस थी, खुद के बारे में उसे ज्यादा याद भी नहीं था। इसके बाद
बाद फिर स्टेशन पे जो 4 लोग थे उनकी एक मीटिंग होती है और दोस्तों तभी मूवी की पहली मिस्ट्री यहाँ पे रिवील होती है। दोस्तों यहाँ पे जब केल्विन का हमें बैकग्राउंड दिखाया गया था डॉक्टर गिबारियन के साथ जब वो पार्टी में था, तब गिबारियन केल्विन को एक चीज बता रहे थे कि वो सोलारिस इस प्लैनेट की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको काफी सरप्राइजिंग और अजीब चीजें पता चली है, सामने आई है। जैसे कि समवॉट उस प्लैनेट को पता है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है और प्लैनेट उसी तरीके से रिएक्ट भी कर रहा है। तो जैसे ही ये लोग मिशन पे आते हैं सोलारिस को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद क्रू मेंबर्स जिन जिन भी लोगों को मिस कर रहे थे, जैसे उनके फैमिली मेंबर हो गए या फिर कोई भी जैसे गुजरा हुआ इंसान है, तो वो लोग अचानक से अगले दिन अपीयर होने लगे थे। दरअसल ये जितने भी लोग थे वो सोलारिस प्लैनेट का क्रिएशन थे। जी हाँ, क्रू मेंबर्स होने के बाद ये प्लैनेट हर एक इंसान के दिमाग में खोज करके उनके करीबी इंसान को सामने लाता था उनके यादों की मदद से। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट था, जिस इंसान को हम इमेजिन कर रहे हैं वो इंसान अर्थ पे अलग हो सकता है, उसका स्वभाव पूरी तरीके से अलग होगा, लेकिन लेट्स से केल्विन के लिए वो इंसान बहुत ही बुरा है क्योंकि उसने केल्विन के साथ कुछ बुरी चीज की थी, और अगर वो इंसान आता है तो वो उसका पूरा जो नेचर है वो बुरी तरीके से ही हमारे सामने आएगा। यहाँ पे अगर रिया का एग्जाम्पल ले तो फर्स्ट टाइम जब केल्विन को सपना आता है, उस सपने में एक अट्रैक्टिव बोल्ड लड़की दिखाई गई है हमें, इसीलिए उस सपने के बाद जब जो लड़की आती है तब वो वैसे ही अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट लड़की थी जो हमेशा हंस के उसका सवाल का जवाब दे रही थी। सेकंड सपने में उसे वो डिप्रेसिंग टेंशन वाली लगती है, इसीलिए उसका जो सेकंड वर्जन रहता है वो भी वैसा ही था। अब ये तो रहा कि ये इंसान कैसे आए, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, तो इसके बारे में हमें स्नो आगे की बात बताता है कि शायद ये लोग सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं और हिग्स फील्ड के कारण ही ये स्टेबलाइज हुए हैं। हिग्स फील्ड ये यूनिवर्स में पाई जाने वाली एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी है जो पार्टिकल्स का मास चेंज करती है, जिसके कारण कई पार्टिकल्स मर्ज होके एक अलग चीज बनती है, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट। ये पूरी दुनिया हिग्स फील्ड की वजह से ही बनी हुई है। हिग्स फील्ड्स में ही हिग्स बोसॉन पार्टिकल क्रिएट होते हैं जो ये चेंज लाते हैं। बिग बैंग के बाद हिग्स फील्ड यानी उस एनर्जी के कारण ही ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, इसीलिए बोसॉन पार्टिकल्स को गॉड्स पार्टिकल भी कहा जाता है, जिसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में 2012 और 13 के आसपास काफी सुना होगा। दरअसल ये थ्योरी पीटर हिग्स और बाकी 5 साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी इन 1964, जिसे 2012 में CERN यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने प्रूव किया। यानी उन्होंने लैब में हिग्स बोसॉन जो पार्टिकल है या गॉड्स पार्टिकल जिसे कहते हैं वो क्रिएट किया था। तो ये साइंटिफिक रीजन दिया गया था यहाँ पे जो अचानक से विजिटर अपीयर हो रहे थे उनके बारे में। दोस्तों यहाँ पे गॉड्स पार्टिकल का एग्जाम्पल देके हमें बताया गया है। सो आपके क्या विचार है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो बैक टू स्टोरी। तो ये सुनने के बाद गॉर्डन रिकमेंड करती है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम नेगेटिव हिग्स फील्ड तैयार करके जो भी ये विजिटर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रिया नंबर 2, इनके ऊपर बम्बार्ड करे, जिसके कारण वो सीधा डिसइंटीग्रेट होंगे और वापस ना आएंगे। तो अगर गॉर्डन नेगेटिव हिग्स फील्ड तैयार करती, लेकिन इसका मतलब ये था कि जो सेकेंड रिया थी इसके ऊपर ही ये एक्सपेरिमेंट होने वाला था और फिर वो यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती, जिसके लिए केल्विन तैयार नहीं होता। उसका ये रिकमेंडेशन था कि यहाँ पे जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो सारी स्टडी हम वापस अर्थ पे चले जाएंगे एंड वहाँ पे DBA को हैंड ओवर कर देंगे और ये मिशन इधर ही अबॉर्ट कर देंगे। लेकिन तभी गॉर्डन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग इतने साल से यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं है जो एनर्जी हमारे पीछे है वो क्या है एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे इंसान अपने आप बन सकते हैं तो यू नेवर नो हमारे पीछे वो एनर्जी हमें फॉलो कर सकती है, और जो चीज अभी यहाँ पे स्पेस स्टेशन में एक छोटे मैग्नीट्यूड में हो रही है वो अर्थ पे जाके काफी बड़े मैग्नीट्यूड में हो सकती है। इनफैक्ट और भी कुछ भयानक चीजें होंगी, इसीलिए हम इतने सालों तक अर्थ पे वापस नहीं गए। उसे काफी गुस्सा आया रहता है केल्विन के इस इमेच्योरिटी पे। तो वो कहती है कि तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? हाँ, फर्स्ट रिया को तो तुमने डीप स्पेस में डाल दिया था। अब ये सुनने के बाद रिया काफी शॉक हो जाती है कि उसका पति उसको मारने की कोशिश भी कर सकता है और उसे खुद की सच्चाई पता लगती है कि जो वो सोच रही है वो नहीं है, यानी वो इंसान नहीं है। अब इस आर्ग्यूमेंट का कोई भी कंक्लूजन नहीं आता। रात में जब सब लोग सोए हुए थे तब केल्विन को गिबारियन का विजन आता है जिसमें केल्विन उसे पूछता है कि आखिरकार सोलारिस को हमसे क्या चाहिए। तो गिबारियन यहाँ पे हिचकिचाते हुए एक पॉसिबिलिटी बताता है कि शायद ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियन हो सकता है, या फिर मैं श्योर भी नहीं हूँ। इसी डिप्रेशन में आके मैंने सुसाइड किया था। वो केल्विन को बताता है कि यहाँ पे तुम जवाब मत ढूंढो, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम इस लड़की को बिना लिए निकल जाओ वापस अर्थ पे। अब ये डिस्कशन होने के बाद वो सो जाता है। तो दूसरी तरफ रात में ही अपनी सच्चाई जानने के बाद रिया और भी बेचैन होने लगती है, वो काफी रोने लगती है और अकेले ही लैब में जाके लिक्विड ऑक्सीजन पी
के वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों सिंस ये एक अलग चीज रहती है, यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश तो रहती है, लेकिन उसके जो भी जख्म रहते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो रेजरेक्ट होती है, यानी अपने आप जिंदा हो जाती है। रिया की ऐसी हालत देखने के बाद केल्विन खुद को और भी दोषी मानने लगता है कि सेकेंड टाइम उसे चांस मिला था, उसमें भी वो अब सुसाइड कर रही है। इसीलिए वो नींद न आने की गोलियां लेने लगता है ताकि वो हमेशा के लिए अपने वाइफ के साथ रहे, जब तक वो खुद सिक्योर फील ना करे। लेकिन फिर भी उसकी एक बार आंख लगती है और वही मौका देख के रिया गॉर्डन से मिलने जाती है, इसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं मतलब इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, आगे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे प्लीज इस जगह से डिस्ट्रॉय कर दो। गॉर्डन पहले तो मना करती है, लेकिन काफी मिन्नतों के बाद गॉर्डन रेडी होती है और उसने जो मशीन तैयार की थी नेगेटिव एक्स फील्ड के लिए वो उसे चालू करती है एंड रिया को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब केल्विन उठता है और उसे ये बात जब समझ आती है तब वो लिटरली ट्रॉमेटाइज हो जाता है। वो गॉर्डन को ब्लेम करने लगता है कि तुमने लिटरली एक इंसान को यहाँ पे मार डाला है। लेकिन इसी आर्ग्यूमेंट के बीच में ही केल्विन का ध्यान सीलिंग वेंट पे जाता है जहाँ पे काफी सारा खून लगा था। जब वो ओपन करते हैं दोस्तों तब एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज इन्हें मिलती है। उन्हें वहाँ पे दिखती है स्नो की लाश और काफी समय से रियल स्नो गुजर गया था दोस्तों, और जो स्टेशन पे मौजूद है अभी स्नो वो दरअसल उसका रेप्लिका था यानी विजिटर। जब उसे ये दोनों भी कन्फ्रंट करते तब वो बताता है कि स्नो का ही एक सपने के द्वारा इसने जन्म लिया था, लेकिन ओरिजिनल स्नो ने उसे देख लिया था और दोनों की काफी लड़ाई शुरू हुई थी। इसी में सेल्फ डिफेंस के चक्कर में इसने ओरिजिनल स्नो को मार डाला है। गॉर्डन को काफी गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ, लेकिन वो हंस के उसे बताता है कि वो तुम नहीं कर सकती, इनफैक्ट तुम लोग मुझे मार ही नहीं सकते बिकॉज उस मशीन के रिपीटेटिव यूज के कारण अब स्टेशन का पूरा फ्यूल ड्रेन हो गया है। अर्थ पे वापस जाना भी काफी इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं, सोलारिस प्लैनेट अपना मास काफी तेजी से बढ़ा रहा है जिससे उसकी ग्रेविटी स्टेशन को उसकी तरफ खींच रही है। तुम लोग कुछ ही समय में सोलारिस से टकरा के मरने वाले हो। ये सुनते ही ये दोनों भी अपना एस्ट्रोनॉट का सूट पहनते हैं एंड यहाँ से एस्केप करने का प्लान देखते हैं। इन लोगों के पास एक स्मॉल स्पेस व्हीकल था जिसमें ये लोग जाते हैं एस्केप करने के लिए, लेकिन तभी केल्विन वहाँ पे रुकता है और वो सोचने लगता है, इसी कश्मकश में रह रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन अगले ही मोमेंट में हम उसे अर्थ पे देखते हैं। वो अपने अपार्टमेंट में उदास बैठा था, उसे बार बार रिया के वो शब्द याद आ रहे थे कि मैं इस वर्जन में सुसाइडल हूँ बिकॉज तुमने मुझे अपने यादों में एक सुसाइडल लड़की बनाया है, इसके लिए मे भी असलियत में तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। इसी सोच में था कि उसे सेकेंड चांस भी मिलता है तो भी वो उसको बचा नहीं पाया और एक्सीडेंटली वो अपनी उंगली काट बैठता है। लेकिन दोस्तों इमीडिएटली वो जो उंगली रहती है वो हील हो जाती है और तभी मूवी का क्लाइमैक्स सीन आता है। दोस्तों वो कभी अर्थ पे वापस लौटा ही नहीं था, वो स्टेशन में ही रुका हुआ था और वहीं पे ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये स्टेशन सोलारिस की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा था और तभी वहाँ पे माइकल आता है उसकी मदद करने के लिए, यानी वो छोटा बच्चा, और वो वापस अपने अपार्टमेंट में खुद को पाता है। वो जख्म कैसे ठीक हुआ इसके बारे में वो सोच ही रहा था, लेकिन उसे दिखती है रिया। वो काफी खुश हो जाता है कि क्या हम कहाँ पे है, हम आफ्टर लाइफ में है या एग्जैक्टली कहाँ है। तब वो कहते हैं कि इन सवालों की कोई जरूरत ही नहीं है, हम इन सारी चीजों से बियॉन्ड आ गए हैं। यहाँ पे सारी जो पिछली गलतियां थी वो माफ कर दी गई है और दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी इधर ही खत्म। वाव, तो ये ऐसी ट्विस्टेड एंडिंग थी कि क्या हुआ आखिरी में पता ही नहीं चला, राइट। तो इस मूवी की दो थेरीज है जो मैं आपके सामने लाऊंगी एंड आप मुझे बताओगे कि कौन सी अप्रोप्रिएट थेरी आपको लगी। सो फर्स्ट थेरी ऐसी है कि सोलारिस मेटाफोरिकली गॉड बताया गया है। ये पूरी मूवी अगर आप देखोगे तो इंसानों की इच्छा को ये दर्शाती है। गिबारियन जब फर्स्ट टाइम सोलारिस का डिस्क्रिप्शन देता है तब वो ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इस प्लैनेट को पता है उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है और उसी की तरह वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। सेकंड, अगर हम केल्विन की बात करें दोस्तों तो केल्विन थ्रू आउट अपने लाइफ रिग्रेट कर रहा था दो चीजों के ऊपर, कि उसने रिया को ठीक तरीके से समझा ही नहीं, जस्ट एक सुसाइडल की इमेज उसने डाल के रखी थी और उसी की तरह वो उसको पोर्ट्रे कर रहा था, और सेकंड पछतावा ये था कि इसी के कारण उसने सुसाइड कर लिया है। इसीलिए सोलारिस यानी गॉड उसे एक दूसरा चांस देता है अपने गलती सुधारने का। जो लाइफ हमने आखिरी में उसकी देखी थी जहाँ पे उसका जख्म ठीक हो जाता है, दरअसल वो उसकी आफ्टर लाइफ थी। वो दोनों भी एक साथ आफ्टर लाइफ में एक दूसरे को मिलते हैं एंड रिया उसे बताती है कि जितनी भी चीजें पाप हुए थे वो माफ कर दिए गए हैं। अब ये थ्योरी प्रूव करने के लिए दोस्तों मूवी में हमें दो हिंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि जब केल्विन और रिया एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब केल्विन एक पोयम कहता है। उस पोयम की लास्ट के दो लाइन कुछ ऐसे थे, दो लवर्स बी लॉस्ट लव शैल नॉट एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, यानी दो लोग भले ही खो जाए लेकिन उनका प्यार खत्म नहीं होगा। और
मृत्यु का भी उन दोनों के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। यानी यहाँ पे ये आफ्टर लाइफ की बात कर रहा है। सेकेंड पॉइंट ये था, रिया ये नाम दरअसल ग्रीक गॉडेस का है, यानी मदर ऑफ गॉड। और वैसे एक पार्टी में गिबारियन, उसकी वाइफ केल्विन, रिया ऐसे कुछ लोग बैठे हुए थे एंड सारे के सारे लोग नास्तिक थे, यानी भगवान पे भरोसा नहीं कर रहे थे। वेयरएज रिया को इन बात से काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो आफ्टर लाइफ या भगवान पे काफी भरोसा करती थी। तो ये थी वो थ्योरी जहाँ पे सोलारिस वाज काइंड ऑफ गॉड। सो दूसरी थ्योरी ऐसी है जो मैं खुद भी विश्वास करती हूँ। सो मैंने 1972 की सोलारिस भी देखी और उसमें काफी हद तक वो मूवी सेम है, लेकिन कुछ माइनर चेंजेस हैं। उसमें सोलारिस पे एक ओशन दिखाया गया है और आखिरी में उस ओशन में आइलैंड बनता है। मूवी के हीरो जब सोलारिस इस प्लैनेट पे क्रैश करते हैं तब दरअसल वो आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे वो अपने पिता के साथ रियूनाइट होते हैं, यानी वहाँ आफ्टर लाइफ में उनके पिता दिखते हैं, वाइफ नहीं। तो ये थी सेकेंड थ्योरी। ये 1972 के मूवी पे ज्यादा बेस्ड है। ओके, अब बात करते हैं नॉवेल की। तो इट वॉज मोर ऑफ अ सोलारिस को एक एलियन फॉर्म बताया गया है। नॉवेल के राइटर ने अपने नॉवेल में दरअसल इंसान और साइंस की लिमिट्स बताए हैं, यानी कैसे हम इंसान उस दूसरे प्लैनेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि इंसानों के समझ के बाहर की है ये दुनिया। लेकिन इन दोनों मूवीज को रोमांटिक लव स्टोरी बनाया गया है और ह्यूमन इमोशंस काफी डाले गए हैं। इसीलिए नॉवेल के जो राइटर थे स्टैनिस्लॉ लेम, उनको ये दोनों भी मूवी पसंद नहीं आई थी। वेल, आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।